अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज अली। इससे पहले हमने वेस्टर्न यूरोप पे बात की, ईस्टर्न यूरोप पे। और ईस्टर्न यूरोप का हमने ए टू जेड मल्टीपल टॉपिक्स पे हमने बात की सीएसएस के रिलेटेड। काफ़ी टॉपिक्स हैं, इसकी मैं लिंक में डाल दूँ ईस्टर्न यूरोप के बारे में जितना भी हमने पढ़ा। तो अभी हम दूसरी सीरीज़ शुरू कर रहे हैं वेस्टर्न यूरोप में। और जिसमें हम सारे लेक्चर्स जितने भी होंगे वेस्टर्न यूरोप के हवाले से, जितना भी होगा कोशिश करेंगे सारे जो है ना पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको डिस्कस करेंगे। ज़्यादातर हम फोकस करेंगे सीएस के रिलेटेड। ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक है वेस्टर्न यूरोप के हवाले से, इंट्रोडक्टरी टॉपिक है, जिसमें हम रीजन्स के बारे में डिस्कस करेंगे, हिस्टोरिकल डिविजन्स को डिस्कस करेंगे, रिलीजन को डिस्कस करेंगे, कोल्ड वार का पीरियड डिस्कस करेंगे, और वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन को डिस्कस करेंगे, और मॉडर्न डिवीजन को डिस्कस करेंगे। ठीक है। ये सारा यूरोप के हवाले से होगा, ईस्टर्न यूरोप और वेस्टर्न यूरोप के हवाले से थोड़ा उसको हम कंपेयर करेंगे। ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द रीजन, इसमें जो सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेस्टर्न रीजन है यूरोप का। और कॉन्सेप्ट जो है द वेस्ट का अपेयर्ड हुआ इन अ जस्ट अपोजिशन टू द ईस्ट, और ओरिजिनली अप्लाई किया गया एंशियंट मेडिटेरियन वर्ल्ड में। ठीक है। फिर उसके बाद रोमन एम्पायर को डिवाइड किया जाता है वेस्टर्न रोमन एम्पायर में और ईस्टर्न रोमन एम्पायर में। फिर मिडिल एजेस में क्रिश्चियनडम आता है। क्रिश्चियनडम की जब शुरुआत होती है तो वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी में डिवाइड किया जाता है। ठीक है। फिर जब रेनेसांस की शुरुआत होती है, एज ऑफ डिस्कवरी, रफली फ्रॉम द 15th सेंचुरी, और उस वक्त जो कॉन्सेप्ट था यूरोप का, द वेस्ट, स्लोली वो डिस्टिंग्विश होता है। और फिर उसके बाद क्रिश्चियनडम की जो डोमिनेंसी है उसको रिप्लेस किया जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद जब एज ऑफ एनलाइटमेंट और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, फिर उसके बाद जब ईस्टर्न यूरोप का जो कॉन्सेप्ट है और वेस्टर्न यूरोप का जो कॉन्सेप्ट ज़्यादातर इस्तेमाल किया गया एज ऑफ एनलाइटमेंट में और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। हिस्टोरिकल डिवीजन की अगर हम बात करें तो इसमें हम बात करेंगे क्लासिकल एंटिक्विटी और मिडेवल ओरिजिन। मिडेवल का मतलब होता है मिडिल एजिस का पीरियड। तो जब रोमन एम्पायर को फतह किया गया, तो उससे पहले अगर हम बात करें रोमन एम्पायर की फतह होने से पहले, तो लार्ज पार्ट वेस्टर्न यूरोप का उसमें लैटिनी कल्चर अडॉप्ट किया गया। और जब रोमन डोमेन एक्सपेंड होता गया, कल्चर और लिंग्विस्टिक डिवीजन होती गई, और वो अपेयर हुई बिटवीन मेनली ग्रीक स्पीकिंग ईस्टर्न प्रोविंसेस में। तो जो ग्रीक स्पीकिंग ईस्टर्न प्रोविंसेस थे उनमें लिंग्विस्टिक डिवीजन हुई और कल्चरल डिवीजन हुई। ठीक है। उसके बाद यहीं पर जहाँ पे डिविजन्स हुई, जिन प्रोविंसेस के दरमियान, वहाँ पर हाईली अर्बनाइजेशन स्टार्ट हुई, हेलेनिस्टिक सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई वेस्टर्न टेरिटरीज में। और इन कंट्रास्ट यहाँ पर लैटिन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया। तो ये कल्चर और लिंग्विस्टिक डिविजन्स बाद में पॉलिटिकल जो है ना री इन्फोर्स करवाई जाती हैं, इवेंचुअली री इन्फोर्स बाय द पॉलिटिकल ईस्ट एंड वेस्ट डिवीजन ऑफ द रोमन एम्पायर। ठीक है। तो जब ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर बनता है तो यही लिंग्विस्टिक और कल्चरल डिविजन जो थे उनका री इन्फोर्स करवाए जाते हैं। ठीक है। तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर और ईस्टर्न रोमन एम्पायर दो डाइवर्जेंट रीजन्स को कंट्रोल करती थी 3rd और 5th सेंचुरी के दरमियान में। तो ये जो डिविजन्स थी, दिस टू वाज एनहेंस्ड ड्यूरिंग लेट एंटिक्विटी और एंड द मिडिल एजेस बाय द नंबर ऑफ इवेंट्स। तो मल्टीपल इवेंट्स हुए इस डिविजन्स में और बहुत सी चीज़ें हुई इन डिविजन्स की वजह से। ठीक है। तो पहले जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर कोलैप्स हुआ और मिडिल एजेस की शुरुआत होती है। बाय द कंट्रास्ट ईस्टर्न रोमन एम्पायर मोस्टली नोन एज द ग्रीक और बाइजेंटाइन एम्पायर। ठीक है। तो फिर ईस्टर्न रोमन एम्पायर, जिसको हम बाइजेंटाइन या ग्रीक एम्पायर भी कहते हैं, और उन्होंने फर्दर 1000 सालों तक सर्वाइव किया। फिर कॉलिंगन एम्पायर की जो है ना राइज होता है वेस्ट में, और इन द पार्टिकुलरली ग्रेट शाइसिज्म होती है बिटवीन द ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी और रोमन कैथोलिज्म के दरमियान, एनहेंस द कल्चर रिलीजियस डिस्टिंक्टिव्स बिटवीन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। फिर उसके बाद जब बाइजेंटाइन एम्पायर को फतह किया जाता है ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च को बाय द मुस्लिम ऑटोमन एम्पायर 15th सेंचुरी में, जिसका हमने बात किया था वेस्टर्न ईस्टर्न जो है ना यूरोप में, जब कस्टंटिनिपोल को फतह किया जाता है, मेमू टू करता है उसको फतह, आज का वो इस्तांबुल है 15th सेंचुरी में। तो यहाँ पर रोमन एम्पायर की ग्रेजुअल फ्रेगमेंटेशन की जाती है, होली रोमन एम्पायर की। तो फिर कॉलिंगन एम्पायर को रिप्लेस किया जाता है बिटवीन रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में।
ठीक है। और प्रोटेस्टेंट जो है वो यूरोप का, मतलब प्रोटेस्टेंट ज़्यादा होती है उस वक्त यूरोप में ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्सी से। ठीक है। उसके बाद एशिया में यूरोप को जो नाम दिया जाता था टैक्स है इन चाइना में, और जापान में इसको तो ऐसा ही कहा जाता था। ठीक है। यूरोप को, वेस्टर्न यूरोप को। और इसको लिटरली जो ट्रांसलेट किया गया फार वेस्ट इसको कहा जाता था। और ये जो टर्म था फार वेस्ट वो सिनोनिम है वेस्टर्न यूरोप का। तो चाइना में मिंग डायनेस्टी के दौरान फार वेस्ट का इस्तेमाल किया जाता था। और इटालियन जोसेट एक प्रीस्ट था, मोटियो रिसी, और एक राइटर था चाइना में, और इसने फर्स्ट टाइम फार वेस्ट का वर्ड इस्तेमाल किया एज एन काउंटर पार्ट टू द यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ द फार वेस्ट। रेसी अपने आप को जो है वो मेटियो समझता था फार वेस्ट का। और ये ट्रम जो है फार वेस्ट 19th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी की एंड से और 20th सेंचुरी की शुरुआत तक जो है चलता रहता है, यूज़ किया जाता है। उसके बाद रिलीजन की अगर बात करें तो यूरोप में, वेस्टर्न यूरोप में सबसे ज़्यादा जो रिलीजन था वो क्रिश्चियनिटी का मज़हब था। 2018 की स्टडी के मुताबिक प्यू रिसर्च सेंटर ने बताया कि 71.0% जो है वेस्टर्न यूरोप के जो लोग हैं एज ए क्रिश्चियन आइडेंटिफाई किए गए। और 1054 में ईस्ट वेस्ट साशिज्म डिवाइड किया गया क्रिश्चियनिटी में, और दो क्रिश्चियन बनते हैं, वेस्टर्न क्रिश्चियनिटी और ईस्टर्न क्रिश्चियनिटी। और इस स्प्लिट के जो जो दो स्प्लिट हुए यूरोप के विद वेस्टर्न यूरोप, जो वेस्टर्न यूरोप था वो कैथोलिक चर्च के अंडर में था, और ईस्टर्न यूरोप जो था वो ईस्टर्न कैथोलिक चर्च के ऑर्थोडॉक्स के अंडर में था। फिर जब रिफॉर्मेशन होती है 16th सेंचुरी में, और प्राइमरी क्रिश्चियन डोमिनेशन जो है वेस्टर्न यूरोप में वो कैथोलिज्म रहता है और प्रोटेस्टेंटिज्म। ठीक है, प्रोटेस्टेंटिज्म। इसके प्रोटेस्टेंटिज्म और कैथोलिज्म के दरमियान 30 साल वार भी चलती है। और अब इस डेफिनेशन के मुताबिक तहत ईस्टर्न यूरोप जो है उसमें साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज आती हैं, और जबकि वेस्टर्न यूरोप में नॉर्दर्न और सेंट्रल यूरोपियन कंट्रीज आ जाती हैं। फिर कोल्ड वार का पीरियड शुरू होता है, इसमें भी ईस्टर्न और वेस्टर्न ब्लॉक बनते हैं। और 4 सदियों में 40 साल का पीरियड जो होता है कोल्ड वार का, तो ईस्ट और वेस्ट की जो डेफिनेशन है वो सिंप्लीफाई की जाती है ईस्टर्न ब्लॉक में। और हिस्टोरियन और सोशल साइंटिस्ट जनरली कोल्ड वार को, जो मतलब उनका जो व्यू है डेफिनेशन ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न यूरोप, आउटडेटेड और रिलेगेटेड। तो ये कहते हैं कि वर्ल्ड वार टू के जो फाइनल स्टेजेस थी 1947 में अलाइस के दरमियान, अलाइस जो है वो यूरोप का फ्यूचर डिसाइड करते हैं याल्टा कॉन्फ्रेंस में। और याल्टा कॉन्फ्रेंस में आने वाले जो लोग हैं वो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, यूएस प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट और प्रीमियर ऑफ द सोवियत यूनियन जोसेफ स्टालिन शामिल होते हैं। ठीक है। फिर पोस्ट वार यूरोप को डिवाइड किया गया था टू मेजर स्फीयर्स में। वेस्टर्न ब्लॉक मतलब जो है आपका जिसको यूएस लेड कर रहा था, यूएस का इन्फ्लुएंस था जिसमें, और ईस्टर्न ब्लॉक में सोवियत यूनियन का इन्फ्लुएंस था। तो कोल्ड वार के ऑनसेट में यूरोप जो डिवाइडेड था बाय द आयरन कर्टन, और ये आयरन कर्टन का वर्ड यूज किया गया वर्ल्ड वार टू के दौरान बाय द प्रोपेगेंडा मिनिस्टर जोसेफ गोबेल्स। ठीक है, जोसेफ गोबेल्स इस आयरन कर्टन का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। बाद में इस वर्ड को लेट्स शेरवन इस्तेमाल करते हैं इन द लास्ट डेज ऑफ द वार। तो इसको जो ज़्यादा पॉपुलराइजेशन मिली, ज़्यादा ये वर्ड जो फेमस हुआ, उसको विंस्टन चर्चिल ने फेमस किया। फिर स्टेटन बाल्टिक का एक शहर है, यहाँ से लेकर ट्रेस्टन एड्रियाटिक का शहर है। आयरन कर्टन जो है वो फिर डिसेंड होता गया अक्रॉस द कॉन्टिनेंट। बिहाइंड द लाइन लाई ऑल द कैपिटल ऑफ द एंशियंट सिटीज ऑफ सेंट्रल एंड यूरोपियन कंट्री, यूरोप, सेंट्रल एंड यूरोप, ईस्टर्न यूरोप। इसमें जो कैपिटल्स आते हैं एंशियंट स्टेट्स के, वार्सा, बर्लिन, प्राग, वियना, बुदापेस्ट, बेलग्रेड, बेचारेस्ट एंड सोफिया आ जाते हैं इसमें। और ये फेमस सिटीज़ और पॉपुलेशन जो है अराउंड देम लाई व्हाट वी मस्ट कॉल द सोवियत स्फीयर। ठीक है, तो जितने भी ये फेमस सिटीज़ हैं और उनकी जो पॉपुलेशन है वो उसको हम सोवियत स्फीयर कहते हैं। और एंड ऑल आर सब्जेक्ट इन वन फॉर्म और अनदर नॉट ओनली to Soviet influence but to a very high and some cases increasing measure of control from मॉस्को। तो इनमें ना सिर्फ सोवियत का इन्फ्लुएंस था, लेकिन इसको मॉस्को से कंट्रोल किया जाता था। ठीक है, मॉस्को जो कि रशिया का कैपिटल भी है। तो कुछ कंट्रीज जो कि न्यूट्रल थी, जो कि ना ईस्टर्न ब्लॉक में थी ना वेस्टर्न ब्लॉक में थी, और उनको उनकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम से के ज़रिए उनको क्लासीफाई किया गया।
और ये जो डिविजन्स थी पॉपुलर परसेप्शंस को लार्जली जो डिफाइन करती हैं और ईस्ट वेस्टर्न यूरोप को अंडरस्टैंडिंग में हमें हेल्प करती हैं, और उनके जो बॉर्डर थे ईस्टर्न यूरोप के साथ वो हमें बताते हैं। तो ये वर्ड जो है ड्रामेटिकली चेंज होता गया जब आयरन कर्टन का फॉल हुआ 1989 में। वेस्ट जर्मनी पीसफुली ऑब्जर्व ईस्ट जर्मनी, और जर्मन यूनिफिकेशन जब होती है, जर्मन यूनिफिकेशन हम डिस्कस करके आए हैं पहले भी। और फिर कॉमिकॉन और वार्सा पैक्ट होता है, वो सॉरी कॉमिकॉन और वार्सा पैक्ट को डिसॉल्व किया जाता है। और 1991 में सोवियत यूनियन जब था उसकी डिसइंटीग्रेशन होती है, और सोवियत यूनियन के कंट्रोल में जितनी भी कंट्रीज होती हैं वो सारी आज़ाद हो जाती हैं। फिर वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन बनता है 1948 में बाय द ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स। बाद में इस ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स को हटाया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है। और ये ट्रीटी ऑफ ब्रुसेल्स जो साइन की जाती है बेल्जियम, फ्रांस, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड्स और यूनाइटेड किंगडम के दरमियान। फिर उसके बाद इसको रिविजिटेड किया जाता है 1948 में एट द पेरिस कॉन्फ्रेंस, जब वेस्टर्न यूरोप जो यूरोपियन यूनियन इस्टेब्लिश की जाती है। तो इसके बाद इसको ख़त्म किया जाता है, डिक्लेयर डिफंक्ट 2011 में, जब ट्रीटी ऑफ लिस्बन साइन की जाती है और ट्रीटी ऑफ वर्सल्स को टर्मिनेट किया जाता है। जब वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन डिसॉल्व होती है, उसके 10 मेंबर्स कंट्रीज होती हैं, 6 एसोसिएट मेंबर कंट्रीज होती हैं और 5 ऑब्जर्वर कंट्रीज होती हैं, और इसके अलावा 7 एसोसिएट पार्टनर कंट्रीज होती हैं इसके। ठीक है। फिर मॉडर्न डिवीजन की अगर हम बात करें तो मॉडर्न डिवीजन यूनाइटेड नेशन स्टैटिक्स डिवीजन्स जो जो कहती है वो कंट्रीज को डिवाइड करती है रीजनल और सब रीजनल ग्रुप्स में, जो कि M49 कोडिंग की क्लासिफिकेशन कहा जाता है इसको। ठीक है। तो ये क्लासिफिकेशन के जरिए कंट्रीज को डिवाइड किया जाता है। तो अभी जो वेस्टर्न यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं वो ऑस्ट्रिया है, बेल्जियम है, फ्रांस है, जर्मनी है, लेचस्टेनसन है, लग्जमबर्ग है, मोनाको है, नेदरलैंड है और स्विट्जरलैंड है। और भी कंट्रीज़ हैं जो कि हम आगे चल के डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वेस्टर्न यूरोप का, जिसमें हम कोशिश करेंगे CSS के रिलेटेड हम बात करें, और इसमें हम देखेंगे वर्ल्ड वार 1 और इसके इम्पेक्ट ऑन द सोसाइटीज़ ऑफ वेस्ट यूरोप। वर्ल्ड वार 1 का हम पहले भी बात कर कर आए, उसके इम्पेक्ट ईस्ट यूरोप में। अभी हम बात करेंगे वर्ल्ड वार 2 के इम्पेक्ट वेस्ट यूरोप में। देन हमारा जो टॉपिक होगा यूरोपियन इकोनॉमिक रिकवरी प्रोग्राम, उसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स, फिर प्रोसेस एंड पॉलिसी ऑफ इंटीग्रेशन इन वेस्टर्न यूरोप, फिर US एंड वेस्टर्न यूरोप, politico economic partnership and competitions. There are so many topics we will discuss on it. तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है इंट्रोडक्शन ऑफ द रीजन। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे।